26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से आज एनआईए की पूछताछ का पहला दिन था। इंसाफ में अभी वक्त लगेगा, लेकिन देश ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है कि इस आतंकी को कैसे फांसी देने का विधि विधान तय किया जाए। लोग अपना अपना जजमेंट दे रहे हैं कि बक्सर की जेल में J-34 फाइबर की रस्सी से बना ये फंदा तहव्वुर राणा के गले में किस जगह ले जाकर कसा जाए। आज की खबर यह भी है कि 16 साल बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ, तो इस उपलब्धि को किसके खाते में डाला जाए। इसे आतंक के विरुद्ध देश के इच्छा शक्ति की जीत माने या इसे भी सियासी कोटे में बांटकर पार्टियों की क्रेडिट स्कोर इसको दिए जाएं। आतंकवाद के खिलाफ एक होकर बोलने के बजाय क्रेडिट की लड़ाई लड़कर राजनीतिक दलों ने इससे पहले भी कई बार शर्मसार किया है, लेकिन उनकी बात हम आगे करेंगे। तहव्वुर राणा को एनआईए ने अमेरिका से लाए जाने के बाद 18 दिन की हिरासत में लिया है। कल रात 2 बजे एनआईए उसे कड़ी सुरक्षा में अपने हेडक्वार्टर लेकर गई, जहां आज उससे पूछताछ शुरू की गई। पहले दिन की पूछताछ में क्या हुआ उसका ब्यौरा हम देने वाले हैं। पहले 2 तस्वीरें दिखाते हैं। तहव्वुर राणा की तब की तस्वीर आप देख रहे हैं जब उसे अमेरिका से भारत लाया जा रहा था। अमेरिका ने राणा को बेड़ियों में जकड़कर भारत के हवाले किया था। और दूसरी तस्वीर जो कल रात उसके दिल्ली पहुंचने के बाद आई, इसमें एनआईए के 3 अफसर राणा को पकड़े हुए खड़े थे। हालांकि दिल्ली में ली गई इस तस्वीर में तहव्वुर राणा बेड़ियों में नहीं जकड़ा था। एक समानता जो इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो ये है कि इन दोनों ही तस्वीरों में तहव्वुर राणा का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों ही तस्वीरें पीछे से ली गई हैं। कई बार एजेंसियां इसलिए भी इसमें बेहद सावधानी रखती हैं क्योंकि दुनिया में आतंकवादियों को पोस्टर बॉय बनाने का भी एक ट्रेंड रहा है और भारत में भी ऐसा पहले कई बार देखा जा चुका है। एनआईए को तहव्वुर राणा को हिरासत में लिए हुए 19 घंटे हो चुके हैं। हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां राणा को रखा गया है, जिसे स्पेशल सेल में रखा गया है, वो भी दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जानिए कि तहव्वुर राणा से आज पूछताछ में क्या हासिल हुआ। एनआईए सूत्रों से खबर है कि तहव्वुर राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। तहव्वुर राणा आज अपनी बीमारी का हवाला देकर सवालों से बचता रहा। तहव्वुर राणा को सुबह 11:10 पर इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाया गया था। 11:15 बजे एनआईए के अफसरों ने तहव्वुर राणा से सवाल पूछने शुरू किए। एनआईए की टीम ने तहव्वुर राणा से शाम 7:15 बजे जाकर अपनी पूछताछ खत्म की, लेकिन इन 8 घंटों में सिर्फ 4 घंटे पूछताछ हुई। राणा सवालों को टालता रहा। दिल्ली के लोधी रोड पर एनआईए हेडक्वार्टर की इमारत दिखाते हैं, जहां तहव्वुर राणा को एक हाई सिक्योरिटी स्पेशल सेल में रखा गया है और 26/11 की साजिश को लेकर एनआईए की टीम यहीं पर उससे लगातार सवाल करती रही। अब आपको एनआईए हेडक्वार्टर की वो हाई सिक्योरिटी सेल भी दिखाते हैं जहां तहव्वुर राणा को रखा गया है। एनआईए की ये सेल हमने एनिमेशन के जरिए तैयार की है। सुरक्षा कारणों से हम आपको ये नहीं बता सकते कि एनआईए हेडक्वार्टर के किस फ्लोर पर यह कमरा है, लेकिन ये 14 बाय 14 फीट की स्पेशल सेल है जिसमें तहव्वुर राणा को रखा गया है। राणा को जमीन पर ही बिस्तर दिया गया है। वो जब तक है तब तक इस सेल में ही रहेगा। इसीलिए 14 बाय 14 की सेल में बाथरूम अटैच्ड है। उसे पानी और खाना भी अंदर ही दिया जाएगा। सेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिससे उसकी लगातार निगरानी की जाती रहे। इसी कमरे से सटा हुआ इंट्रोगेशन रूम भी है जहां पर तहव्वुर राणा को पूछताछ के लिए लाया जाता है। यह भी पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है। राणा से पूछताछ कैमरों के सामने हो रही है। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी के साथ इस पूरी सेल के बाहर गार्ड्स का 24 घंटे पहरा है। तहव्वुर राणा का एनआईए हेडक्वार्टर में कम से कम मूवमेंट हो, इसीलिए इंटरोगेशन रूम में बाजू में ही उसको रखा गया है। आपको बताते चले कि इस हाई सिक्योरिटी सेल तक जाने की इजाजत सिर्फ एनआईए को है। इसमें भी एनआईए के सिर्फ 12 ऑफिसर सेल तक जा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जा सकता। पूछताछ के बीच में राणा को ब्रेक भी दिया जा रहा है। वहीं आप अब यह भी जानें कि 26/11 की साजिश और आतंकवाद से जुड़े दूसरे मामलों में 8 एजेंसियों ने एनआईए को तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए अपनी रिक्वेस्ट दी है। भारत की अपनी एक समृद्ध न्याय प्रणाली है। न्यायतंत्र के अपने सिद्धांत होते हैं। तहव्वुर राणा पर भी पहले अदालती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर उसे सजा दी जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में जन भावनाओं का भी विशेष स्थान होता है। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के बाद देश भर से, खासकर मुंबई से यही भावनाएं सामने आ रही हैं।
देश में एक बड़ा वर्ग चाहता है कि तहव्वुर राणा को फांसी हो, और वो फांसी भी इस तरह से हो कि एक कड़ा संदेश जाए, जिसे देखकर आतंकी या फिर उनके रहनुमा भारत में दोबारा 26/11 जैसे जुर्रत ना कर पाए। आप इन जन भावनाओं को सुने। इनमें 26/11 को हुई उन 166 बेगुनाहों की हत्या का अटूट दर्द है। तहव्वुर राणा के साथ क्या करना चाहिए? आतंकवादी को उसको फांसी दी जाए। हम तो कहते हैं फांसी हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से, और साबित हो चुका है ना, तो क्या फायदा बेकार में करने का? कुछ उसका उड़ा दो, उसको मार दो, टाइम अपना बचेगा। राणा को जो हकीकत है फांसी की सजा होनी चाहिए। गलत का परिणाम गलत होगा। उसको चुपचाप फांसी ना दी जाए, उसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। जो उसने किया है उसकी सजा तो फांसी है। उसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है तो उसको सजाए मौत की, उस पर आपको फांसी की सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी। हजारों लोगों के सामने, सब भारतीय के लोगों के सामने उसको फांसी होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता भारत के विरोध में ऐसा कुछ करने को। हजारों लोगों के सामने उसे फांसी होनी चाहिए, सरेआम होनी चाहिए। उसको तो आजाद मैदान में भर पब्लिक में पुलिस से उड़ा देना चाहिए। चौराहे पर खड़े होकर के पब्लिक के सामने उसको ला करके फांसी दी जानी चाहिए। ये जन भावनाएं हैं जो देश के दुश्मन के खिलाफ उठ रही हैं। सवाल उठता है कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा ही क्यों मिलनी चाहिए, और देश को क्यों यकीन है कि उसे फांसी से कम सजा नहीं मिलेगी। तो यहां आपकी जानकारी बढ़ा दें कि राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण करवा कर लाया गया है। नियमों के मुताबिक प्रत्यर्पण पत्र में जिस मुकदमे और जिन आरोपों का जिक्र है, तहव्वुर राणा पर उन्हीं आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच 1997 की प्रत्यर्पण संधि है, जिसके आर्टिकल 8 के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान है। अगर किसी अपराध में प्रत्यर्पण मांगने वाले देश में मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन प्रत्यर्पण देने वाले देश में नहीं है, तो ऐसे में वो प्रत्यर्पण की मांग ठुकरा सकता है। भारत और अमेरिका का कानून देखें तो दोनों ही देशों में आतंकवाद का दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड संभव है। यानी तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो सकती है, क्योंकि उस पर 26/11 की आतंकी साजिश का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। उसको जो फांसी की सजा मिली है, उसी क्राइम के अंदर, उसी केस के अंदर जो तहव्वुर राणा को जो लाया गया है, तो तहव्वुर को भी इसी चीज की पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है, और इसके बीच में कोई बाधा आने की कोई चांस नहीं है। कोई कानूनी बाधा भी नहीं आ सकती इसके अंदर, क्योंकि कानून ट्रीटी जो है वो दोनों देशों का सेम बोलता है। आगे बढ़ते हुए अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत की न्याय प्रणाली भी आतंकवादियों को फांसी देने से हिचकी नहीं। मुंबई हमलों का दोषी अजमल कसाब, संसद हमलों का दोषी अफजल गुरु और मुंबई सीरियल बम धमाकों का दोषी याकूब मेमन, ये 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। तहव्वुर राणा की न सिर्फ 26/11 हमले में हिस्सेदारी थी, बल्कि उसने इसका जश्न भी मनाया था। राणा को भारत लाए जाने के दौरान अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इससे आप उसकी भारत के खिलाफ आतंकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक मुंबई हमले के बाद राणा ने कथित तौर पर हेडली से कहा था कि भारतीय ऐसे ही हमले के हकदार थे। राणा ने लश्कर के मारे गए 9 आतंकवादियों की तारीफ की थी। राणा ने हेडली से यह भी कहा था कि इन हमलावरों को तो निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। निशाने हैदर यानी युद्ध में वीरता का वो सर्वोच्च पुरस्कार जो पाकिस्तान अपने शहीद सैनिकों को देता है। तहव्वुर राणा के ये बयान भारत के खिलाफ उसकी नफरती सोच को बताने के लिए काफी हैं। राणा भी 1993 के मुंबई हमलों के आरोपी अबू सलीम की तरह भारत के खिलाफ मुहिम छिड़े हुए था। राणा और अबू सलीम के गुनाहों की कहानी एक जैसी है, बस एक फर्क है कि प्रत्यर्पण के बावजूद अबू सलीम को मृत्यु दंड देना संभव नहीं है। 64 साल का तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, तो 63 साल का अबू सलीम 1993 के मुंबई बम धमाकों का दोषी है। राणा अमेरिका से प्रत्यर्पण करके लाया गया है, उसे फांसी देना संभव है। अबू सलीम पुर्तगाल से लाया गया था, उसे फांसी नहीं दी जा सकती, वो नासिक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलीम को फांसी इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि उसे पुर्तगाल ने सौंपा था और वहां इसका प्रावधान नहीं है।
वैसे अबू सलेम हो या फिर तहव्वुर राणा, सजा तो तय है। वो इसलिए भी क्योंकि एनआईए ने कई बार साबित किया है कि वो दुनिया की दमदार जांच एजेंसियों में से एक है। एनआईए ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक 640 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में उसने अब तक 4174 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 595 दोषी साबित हुए हैं। 2008 में 26/11 हमले के बाद ही एनआईए का गठन किया गया था। आप एनआईए का सक्सेस रेट भी देख सकते हैं। 2022 में एनआईए का कन्विक्शन रेट 94.39% का था, जबकि 2023 में एनआईए का कन्विक्शन रेट बढ़कर 94.70% हो गया। 2024 जांच में तो सफलता का रेट 100% तक जा पहुंचा था। एनआईए ने दिल्ली में तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू कर दी है। 12 अधिकारियों की टीम इस पूछताछ में शामिल है। 26/11 के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा से आज लगभग 4 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन सूत्रों की माने तो तहव्वुर राणा ने आज की पूछताछ में जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं किया। कई सवाल जांच एजेंसियों ने तहव्वुर राणा से पूछा, लेकिन उसका सीधा जवाब तहव्वुर राणा की तरफ से नहीं दिया। तहव्वुर राणा की संभावित सजा और उसको लेकर हो रही मांग के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। मेरा मानना है कि तहव्वुर राणा देश का दुश्मन है। हिंदुस्तान के लोग अपने दुश्मन के लिए ऐसी सजा चाहते हैं कि उसे देश और दुनिया याद रखे। हिंदुस्तान के अंदर और बाहर जो देश के दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको भी सबक मिले। सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि दहशतगर्दों के लिए वो नजीर बने। तहव्वुर राणा की स्टोरी के अगले हिस्से में अब आपको लेकर चलते हैं। अमेरिका की अदालत से 5 साल पहले मिली राहत कैसे तहव्वुर राणा के लिए आफत बनकर आई, अब उसे जानिए। अगर 2020 में तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालत ने बीमारी की वजह से रिहा नहीं किया होता तो हो सकता था कि उसका प्रत्यर्पण इस वक्त नहीं हो पाता। पहले तहव्वुर राणा की 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर रिहाई और प्रत्यर्पण की थ्योरी के बारे में बताएंगे। पहली तस्वीर तब की है जब 9 अप्रैल को राणा को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट लेकर पहुंची थीं। इस तस्वीर में राणा के कमर और पैरों में बेड़ियां नजर आ रही हैं। अमेरिकी कानून के हिसाब से जो कैदी होते हैं उन्हें बेड़ियां पहनाई जाती हैं। उसी नियम को यहां पर फॉलो किया गया। टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक हॉलीवुड फिल्म का सीन भी दिखा रहे हैं, जिसमें कैदी को उसी अंदाज में जंजीरों से बांधा गया है जिस अंदाज में तहव्वुर राणा को अमेरिका की जमीन पर जंजीर में जकड़ा हुआ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों में कैदी और जंजीर कॉमन है। एक रियल लाइफ की स्टोरी है तो दूसरी रियल लाइफ की। तहव्वुर की जंजीरों वाली तस्वीर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर तब की है जब उसे प्लेन में चढ़ाया जा रहा था। तब अमेरिकी सुरक्षा के जवान उसके साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तहव्वुर का ना तो इसमें चेहरा दिखाई दे रहा है और ना ही दोनों हाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में हाथों में हथकड़ी थी या नहीं, ये दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद हाथों में भी हथकड़ी है। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। प्लेन के अंदर की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक राणा को प्लेन के बीच में बिठाया गया था। जहां पर राणा बैठा उसके चारों ओर सभी सीटों पर कमांडोज बैठे। उसके पीछे एनआईए के सीनियर अधिकारियों को बिठाया गया। बताया जाता है कि पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़कर एक कमांडो बैठा रहा ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जिस गल्फ स्ट्रीम G550 प्लेन से राणा को लाया गया, वो प्लेन सुरक्षा कारणों से किराए पर लिया गया था। 4 करोड़ रुपए इसका किराया पड़ा। तहव्वुर को लाने के लिए काफी गोपनीयता भी बरती गई। 11 घंटे तक रोमानिया के एयरपोर्ट पर विमान को विश्राम दिया गया था। उस दौरान राणा प्लेन के अंदर ही था। इस प्लेन में अधिकतम 19 लोग ही बैठ सकते थे। आतंकियों की भनक और उसकी नजर से बचाने के लिए भारतीय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने स्पेशल फ्लाइट पर रियल टाइम नजर रखी थी। दोनों देशों में मूवमेंट के हर सेकंड को ट्रैक किया जा रहा था। जिस अमेरिका की धरती पर बैठकर खूंखार आतंकवादी तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची, प्लानिंग का पार्ट बना, उसी अमेरिका की धरती पर जंजीरों में जकड़े हुए राणा की तस्वीर आज पूरी दुनिया के सामने है। राणा ने भारत आने से बचने के लिए तमाम तरह की तकड़म भी की, लेकिन सब फेल रही। आज इस केस से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं। राणा अगर अपने ही बिछाए जाल में नहीं फंसता तो शायद भारत आने में उसे अभी
और 5 साल लग सकते थे। हुआ यह कि 9 जून 2011 को राणा को 2 केस में 14 साल की सजा अमेरिका की अदालत ने दी थी। अमेरिका का कानून कहता है कि जब तक वहां की सजा कोई कैदी पूरी नहीं कर लेता, तब तक उसे दूसरे किसी भी देश को प्रत्यर्पण नीति के तहत नहीं सौंपा जा सकता। इस हिसाब से राणा जून 2025 तक अमेरिका की जेल में सजा काटता और तब जाकर उसके बाद कानूनी दांवपेच से निकलकर प्रत्यर्पण की यह प्रक्रिया शुरू हो पाती। लेकिन इस दौरान आया साल 2020। दुनिया में कोरोना की मार थी। अमेरिका पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा था। तहव्वुर राणा बीमार हो गया। शिकागो की जिस जेल में राणा बंद था, उस जेल में दर्जनों कैदी कोरोना के शिकार हुए। उस वक्त शिकागो की जेल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसी दौरान राणा के वकील की ओर से बीमारी का हवाला देकर सजा से छूट की मांग राणा के लिए की गई। 9 जून 2020 को 14 साल की सजा काट रहे राणा को बीमारी की वजह से रिहा करने का आदेश दे दिया गया। अगले ही दिन भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग कोर्ट से की। 21 जुलाई 2020 को कोर्ट ने अस्थायी गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी और फिर इसके बाद राणा कानूनी शिकंजे में फंस गया। इसके साल भर बाद भारत ने अमेरिका की कोर्ट में राणा के खिलाफ मुंबई हमले में शामिल होने के पुख्ता सबूत दे दिए, जिसको लेकर करीब 2 साल की चली सुनवाई के बाद 16 मई 2023 को प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान राणा को लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त इसी डिटेंशन सेंटर का वीडियो है, जिसमें 5 साल तक राणा को रखा गया था। अगर कोरोना की वजह से राणा को कोर्ट ने 2020 में बरी नहीं किया होता, तो राणा इस साल जून महीने तक जेल में सजा काट रहा होता और फिर उसके बाद भारत प्रत्यर्पण के लिए प्रयास करता। तब पता नहीं कितना वक्त लग जाता। अब जब तहव्वुर राणा भारत आ चुका है, तो उसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। मुंबई में क्षत्रिय नेता की ओर से पोस्टर लगवाए गए हैं। लिखा गया है, मोदी हैं तो मुमकिन है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली, कांदिवली, दहिसर सहित कई इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर को लगवाने वाले नागेश समर बहादुर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष हैं। सोशल मीडिया पर कल से ही बीजेपी के समर्थक उत्साहित हैं। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि मुंबई हमले के गुनहगार का अब पूरा हिसाब होगा। But one is shocked by the Congress party and some of its leaders' approach. Some of them are actually mocking it, as if this is just no development. Can there be politics on something as critical as this? It has taken years of diplomatic effort by Prime Minister Modi's government to achieve this. आदरणीय मोदी जी के प्रभाव और प्रतिभा के कारण और भारत की विदेश राजनीति के तहत हमने भारत में वापसी की और दूसरी ओर इस विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और यह वही मोदी सरकार है जो अपराधी को छोड़ेगी नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, फांसी के तख्तों पर वो चढ़ेगा। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की थ्योरी कुछ और कहती है। जिस वक्त मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त देश में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनकी ही कोशिश का नतीजा है कि राणा भारत के हाथ आया है। कांग्रेस नेताओं के दावों की एक रील आपको दिखा देते हैं। This process began in 2009 and then in 2011 it gathered pace after the US intelligence identified Rana. I compliment the External Affairs Ministry and the intelligence agencies and the NIA for successfully bringing Rana back to India. यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके एनआई की इन्वेस्टिगेशंस टीम भेज के सक्सेस मिली और आज तहव्वुर राणा यहाँ है। जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको। कांग्रेस के नेताओं की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, उसे पुख्ता करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर बाकायदा डेट शीट जारी की है।
दावा किया गया है कि 10 जून 2011 को भारत सरकार की ओर से अमेरिका से हेडली और राणा दोनों के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। क्रेडिट लेने की होड़ पर राजनीति की क्या रंग लिया है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा था, उसे जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई हमलों का आतंकी तहव्वुर राणा भारत पहुंच चुका है। एनआईए राणा को हिरासत में लेकर 16 साल पुरानी हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। दिल्ली में राणा के हर गुनाहों की पड़ताल चल रही है, लेकिन मुंबई से संजय राउत ने आतंकी राणा का सियासी मरसिया बिहार चुनाव के लिए पढ़ दिया है। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। राउत ने सियासी गेंद बिहार की तरफ फेंकी तो मोर्चा संभालने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। राणा के प्रत्यर्पण पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और राउत के बयान के बहाने कांग्रेस को भी लपेट लिया। कांग्रेस के यूपीए शासन में हुआ, अब मोदी ने पकड़ के लाया, हम जश्न नहीं मनाते, हम एक एक पाई का आतंकवादियों से हिसाब लेते। हम जश्न मनाएंगे उस दिन जिस दिन कांग्रेस की खात्मा हो। बीजेपी राणा के प्रत्यर्पण का सियासी माइलेज ले रही है, कांग्रेस पर कुछ न करने के आरोप मढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस कह रही है तब उसने डोजियर न दिया होता तो आज आतंकी राणा भारत की जमीन पर न होता। 2011 का में जो डोजियर दिया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार में दिया गया था तहव्वुर राणा के बारे में, मुख्य आरोपी उसमें हेडली था, तो हेडली को तो लाए नहीं, तो दाऊद इब्राहिम को खींच कर लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? ये सब नौटंकीबाज हैं। कांग्रेस के इन दावों में कितना दम है, हमने उसी की पड़ताल करने की कोशिश की। इसी पड़ताल में हमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड मिली। इस किताब में ओबामा ने करीब 1500 शब्द अपनी 2010 की भारत यात्रा पर भी खर्च किए हैं। इस किताब में बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बारे में बताया। मुंबई हमलों को लेकर मनमोहन से एकांत में हुई बात का जिक्र करते हुए ओबामा ने लिखा, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे, हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ा। मनमोहन सिंह ने इस बात पर चिंता जताई थी कि मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। जिस किताब में ओबामा ने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उसी किताब में मनमोहन सिंह को बुद्धिमान और शालीन भी बताया है, जिसका जिक्र कांग्रेस कई बार करती है। लेकिन इसी किताब में मुंबई हमलों को लेकर जो बातें लिखी है, वो फिलहाल कांग्रेस को बैकफुट पर ले आई है। राणा को इंटेरोगेट करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी गई थी और ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है साफ तौर पे कि जो यूपीए सरकार थी वो किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। ये मुंबई हादसे को लेकर वो वास्तव में दर्शाना चाहते थे कि ये किस्म से हिंदू टेररिस्ट एक्शन एक्ट है। अगर आप देखो ये 10 जो आतंकी मारे गए, जिसमें कसम भी पकड़ा गया था, उन्होंने सब मौली पहनी हुई थी जो हिंदुस्तानी पहनते हैं, और अगर वो भी मारा जाता, पकड़ा नहीं जाता, तो उन्होंने कहा था ये हिंदू टेररिस्ट है जिन्होंने ये कार्रवाई की और यूपीए सरकार इसको ब्लो अप करती। शिवसेना उद्धव के संजय राउत पहले ही तहव्वुर राणा की एंट्री बिहार चुनाव में करवा चुके हैं। वहां विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस है, जो मुंबई हमलों के दौरान केंद्र की सत्ता में थे। तहव्वुर के प्रत्यर्पण का सियासी टीजर रिलीज हो चुका है और चुनावी पिक्चर भी हिट होने की पूरी संभावना है। मुंबई हमले के गुनहगार राणा का 7 समंदर पार से भारत लाया जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। चूंकि राजनेताओं की राजनीति दावों से चलती है, तो उन दावों पर मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि देश के दुश्मनों का मुकाबला हम सबको, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, मिलकर करना होगा। राजनीति करने से बेहतर मिलकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाएं, सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। बाकी का फैसला जनता पर छोड़ दें।